नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। डे 9 है आज हम लोग का और आज हम लोग संविधान में बहुत चीज़ें कवर कर लेंगे। पहले देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं आज के क्लास में। मेरा बहुत टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा की चीज़ें आज कवर करवा दूं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का, जहां से आपके सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि डे 8 तक हमने अभी तक जो चीज़ें कंप्लीट की है उसका जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू मुझे करवाना है, आप लोगों का डिमांड आया है। तीसरी चीज़, अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है फोकस स्टडी विद अभी जो टेलीग्राम में बनी हुई है, तो आप लोगों को मस्ट है ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई। मैं फिर से कहूँ तो वहाँ पे लिंक आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर लीजिएगा फोकस स्टडी विद अभी। ग्रुप को ज्वाइन जरूर से जरूर कीजिए। आज की जो क्लासेस होगी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और मतलब टू दी पॉइंट, हर लाइन में आपका एक सवाल बनने को देखने को मिलेगा। ये क्रैश कोर्स की तरह आपको लेना है और ये केवल आपके सचिवालय में ही नहीं काम आएगा। जेएसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन में, एक्सरसाइज हो चाहे कांस्टेबल हो, किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपको बहुत ही लाभदायक चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप में से अगर किन्हीं को भी लगता है कि वाकई हमारी मेहनत या फिर जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है और कम टाइम में काफ़ी चीज़ें मिल रही है, तो आपको भाई कम से कम लाइक करना चाहिए। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। आप अपना एक्सप्रेशन, अपने विचार को रखें, चाहे आपकी पॉजिटिव विचार हो चाहे नेगेटिव, या जो भी अच्छाई लगे हो वीडियो में या खराबी, वो आप अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताएं, ठीक है ना। तो चलिए आज ठाकुर जी का नाम लेकर के हम लोग जय गुरु बोलेंगे और स्टार्ट करते हैं क्लास को पूरी एनर्जेटिक होकर के इसमें, क्योंकि बहुत मतलब चीज़ों को हमें समझाना भी है और जितना कम टाइम में चीज़ें हमें डिलीवर भी कर देना, ठीक है जी। चलिए देखिए, हमने देखा क्या है कि अभी तक हमने एक क्लास लिया था मास्टर वीडियो 40 मिनट की पॉलिटी की, जिसमें हमने देख लिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जितनी भी सोर्सेस हमने ली है और जितनी कमिटियां थी। तो हमने जान रखा है कि भाई जब 26 नवंबर 1949 को पार्शियली संविधान को क्या कर दिया, लागू कर दिया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। तो उस समय जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 की ये बात है, तो उस समय कितने आर्टिकल्स थे? तो उस समय 395 आर्टिकल्स थे। उसके बाद अगर बात कर लिया जाए भाग कितने थे, तो 22 भाग थे, ठीक है। और कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी अनुसूचियां थी मतलब कि जी देखिए 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 12 नहीं 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना, यानी कि 8 शेड्यूल्स थे। फिर हमने देखा कि हमने बताया था कि चीज़ें 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है, 1950 के बाद से अगर अभी की बात कर ली जाए 2022 में, तो देखिए चीज़ें काफ़ी हमें देखने को मिला है बदलाव। अब इस बदलाव के अकॉर्डिंग हमें कुछ नियमों में क्या होगा, बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, संविधान में हमने देखा था संशोधन आर्टिकल 368। तो अब हुआ क्या कि जब हमने संशोधन किया, धीरे धीरे आर्टिकल्स की संख्या जो 395 थी वो अभी प्रेजेंटली 489 आर्टिकल्स हो गया, ठीक है। प्रेजेंटली मैं बात कर रहा हूँ 489 आर्टिकल्स हो गए। आरंभ में यानी कि 1950 की मैं बात करूँ, जब संविधान लागू हुआ था उस समय आर्टिकल 395 थे और अभी 489 आर्टिकल्स हो गए। उसी प्रकार 8 अनुसूची थी और अभी कितना हो गया, 12 अनुसूची हो गया, और ये 22 था और अभी नंबरिंग करेंगे तो 25 भाग हो गए। तो देखिए ये कैसे इंक्रीज हुआ, हमने संशोधन क्या क्या किया, अमेंडमेंट किया था, ठीक है। 8 से 12 यानी कि 4 हमने अनुसूचियां ऐड की हैं और यहाँ से हमने 3। तो अब इसको हम लोग, मेरा ये बोलने का मतलब ये था, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट आपके सवाल बनेंगे प्रारंभ में, ठीक है, या आरंभ में पूछा जाएगा कि जब संविधान को जब लागू किया गया था और आरंभ में कितने आर्टिकल्स थे, अनुसूची थे या भाग थे, और अभी कितना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए टोटल यानी कि अभी प्रेजेंटली कितनी अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां। अब एक चीज़ और समझिएगा, जैसे कि आप जब किताबें पढ़ते हो तो इंडेक्स में क्या होता है, जैसे कि आपको फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ना है, तो लाइट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, उसके बाद आपको स्कैटरिंग पार्ट भी देख लेना है, उसके बाद कलर्स टॉपिक को भी पढ़ लेना है, आइज को भी पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या है, पार्ट को देखिए डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि पार्ट 1 है, टोटल पार्ट कितने हैं, 25 हमने देखा। तो पार्ट 1 में हमने देखा है कि 4 आर्टिकल्स को, यानी कि 1 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल्स, ठीक है। तो एक तरह से समझिए कि ये एक टॉपिक हो जाएगा, इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक हो जाएगा ये आपके आर्टिकल। उसी प्रकार फिर पार्ट 2 चलेंगे हम लोग, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक चीज़ें चलेगी। फिर हम लोग पार्ट 3 में चलेंगे, तो पार्ट 3 में हमने देखना है क्या है कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। तो इस तरह से चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 में। मतलब समझ में क्या आ गया ना कि हम पढ़ने वाले क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें चलेगी। तो टोटल 395 आर्टिकल, अभी कितना हो गया, 489 आर्टिकल्स, ठीक है भाई।
8 अनुसूचियाँ थी, अभी 12 अनुसूचियाँ। तो हम जानेंगे ये 12 अभी कौन कौन सी अनुसूची है। ये 489 आर्टिकल्स हमें जाननी है। उसके बाद 25 जो 22 भाग था, जो अभी प्रेजेंटली 25 हो गए हैं, इस 25 भाग को आपको जानना है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो पढ़ना क्या पहले वो तो हम समझ लें। तो ये अब हम समझ लिए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ये 12 जो अनुसूचियां हैं, इसको में क्या क्या आपके सवाल बनेंगे। तो देखिए कैसे सवाल पूछा जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो भी सैलरी, ठीक है, जो वेतन दिया जाता है या जो भत्ते दिए जाते हैं, यानी कि जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो इसकी जो चर्चा कौन से अनुसूची में की गई है। पहली अनुसूची में की गई है, 10वीं अनुसूची में की गई है, दूसरी अनुसूची में की गई है। समझ में आ गया कैसे सवाल बनेगा। तो इसकी चर्चा हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर की गई है, कौन सी अनुसूची में की गई, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए प्रारंभ में, जैसे प्रारंभ का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे। प्रारंभ का करने का मतलब ये है कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उस समय कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। तो सर मुझे एक बात बताइए, अभी कितना है प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में 12 अनुसूची है। इट मीन्स कि 4 अनुसूची हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया है। अब हमने ऐड कर लिया है तो हमने कैसे ऐड किया होगा? संविधान में अमेंडमेंट क्या होगा? तो कोई ना कोई अमेंडमेंट, वो नंबर होगा। तो ये चारों अनुसूचियों के अमेंडमेंट नंबर याद रखने हैं और कब कौन से ईयर में किए गए थे वो याद करने, ठीक है। यहाँ से भी आपके सवाल पूछेंगे कि जैसे है कि अब देखिए 8 अनुसूची तो आरंभ में ही लिख दिया गया। 9वीं अनुसूची में क्या ऐड किया गया? 10वीं अनुसूची में क्या ऐड किया गया? किससे संबंध है? 11वीं और 12वीं। और ये किस ईयर किया गया, किस नंबर से संशोधन हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से एकदम डेफिनेटली सवाल बनते हैं हर एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अभी कितने हैं? 12 हैं। पहली अनुसूची में क्या बात की गई है या क्या चर्चा की गई है? पहली अनुसूची में बोला गया है कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो ये पहली अनुसूची का संबंध क्या है? सिंपल सी भाषा में अगर बात कर ले कि भारत में 28 मतलब राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी चर्चा मेनली एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर ले तो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। सिंपली सी चीज़ है कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है आपकी पहली अनुसूची में, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे यहाँ से सवाल पूछता है कि जो सैलरी दी जाती है, जो अलाउंसेस मिलते हैं या फिर जो वेतन या फिर जो बोले तो जो पेंशन्स जो मिलते हैं ना, तो ये जो मिलते हैं किनको किनको? जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, आपके गवर्नर हो गए, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल के, कैग हो गए, और जितने भी जज हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो दूसरी अनुसूची में की गई है। तो ये आपसे पूछेगा कि गवर्नर को जो पेंशन दी जाती है या जो अलाउंसेस दी जाती है या फिर जो पेंशन मिलती है, इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो आप कहोगे जवाब में क्या कि दूसरी अनुसूची में। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो सैलरी, देखिए वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी दिया जाता है आप इनको एज ए चेयरमैन, ठीक है, एज ए चेयरमैन, सभापति के पद के रूप में इनको क्या किया जाता है? वेतन दिया जाता है। इसलिए इसकी जो चर्चा की गई है, वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी मिलेगी, इसकी चर्चा सेकंड शेड्यूल में नहीं की गई है। देखिए यहां मैंने लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट सैलरी नोट मेंशन इन सेकंड शेड्यूल। ये आप इस पॉइंट को याद करके रखिएगा। देखिए प्रेसिडेंट ही रहेगा या फिर गवर्नर पूछ ले या स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर पूछ ले, चेयरमैन पूछ ले, डिप्यूटी चेयरमैन, या फिर कैग या फिर जजेस की बातें कर ले, उनकी जो सैलरी मिलेगी, उनको जो वेतन मिलेगा, उनको जो पेंशन मिलेगा, जो अलाउंसेस मिलेगा, उनकी चर्चा सेकेंड शेड्यूल में की गई है। लेकिन जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, उनकी जो सैलरी मिलेगी, उनकी चर्चा इस सेकंड शेड्यूल में नहीं की गई। ये कई बार सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या बात की गई है? तो देखिए जो शपथ जो दिया जाता है, ठीक है, तो यानी कि थर्ड शेड्यूल का संबंध किससे है? शपथ से, ठीक है, शपथ की बात की गई है। तो जितने भी मिनिस्टर हैं ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि संघ सरकार के जितने भी मंत्री होंगे, ठीक है, सभी को जो शपथ दिलाया जाएगा, उसकी चर्चा कहाँ? तीसरी शेड्यूल में है। मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा, यानी कि जो जिनको आप क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। और ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केग हो गए, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया। ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मंत्री होंगे, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन लोगों को जो भी शपथ दिलाया जाएगा या जो इनको ओथ देंगे, इनकी चर्चा कहाँ की गई है? तो तीसरी अनुसूची में की गई है। तो पहली अनुसूची में क्या बोला गया? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची में कहा गया है कि सैलरी के बारे में, पेंशन के बारे में और अलाउंसेस के बारे में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं दी जाएगी। ये जो दी जाएगी वो चर्चा नहीं है कहाँ? आपके सेकंड शेड्यूल में। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी ओथ की बात की गई है, ठीक है, चाहे आपकी जितने मंत्री की हो, चाहे मंत्री स्टेट की हो, चाहे सेंटर की हो, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनकी जो भी शपथ दिलाने की बात होगी वो सब कहाँ चर्चा की गई? तीसरे शेड्यूल में।
अब एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, आपका प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया और गवर्नर, इनको जो शपथ दिलाया जाएगा या फिर जो इनको ओथ दिलाया जाएगा, ठीक है, वो इनकी चर्चा आपके तीसरी शेड्यूल में नहीं की गई है। ये पूछता है हमेशा सवाल, ठीक है। तो फिर क्या है, तो देखिए इनके लिए क्या है ना, ओथ के लिए एक अलग सा आर्टिकल मेंशन है। आप प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे तो मैं वहां बताऊंगी कि किस आर्टिकल में मेंशन है कि प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा, गवर्नर को कौन दिलाएगा, इनके लिए सेपरेट आर्टिकल मेंशन है हमारे संविधान में। तो जैसे प्रेसिडेंट के जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 60 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट का ओथ का परफॉर्मा कैसा होगा, और वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 69 में बताया गया है कि उनको कैसे, किस मतलब कौन उनको शपथ ग्रहण दिलाएंगे, किस परफॉर्मा में उनको दिलाया जाएगा। गवर्नर में फिर हम देखेंगे आर्टिकल 159 में बात की गई है कि गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा। इट मीन्स 3 आपको याद रखना, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो भी ओथ की चर्चा की गई है तीसरी अनुसूची में की गई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आप अभी याद कर लीजिएगा, यहाँ आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 69 है और आर्टिकल 159 में चर्चा की गई है इनकी ओथ की। खैर ये इसको हम अलग से ही करेंगे क्योंकि हमने कहा कि तीसरा जब लेक्चर चलेगा संविधान का इनके ऊपर ही चलेगा। अब हम लोग चलते हैं 5वीं अनुसूची की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिनको भी अगर मुझे सपोर्ट करना है, लगता है जिनको कि वाकई है, क्योंकि मैं भी कुछ अगर थोड़ा सा डेवलपमेंट कर सकूं, तो भाई आपको लगता है कंटेंट में दम है तो आप देखिए, जब जहां लाइक और शेयर का जो ऑप्शन आता है ना, तो आप उसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एक थैंक्स की ऑप्शन आती है। तो आप अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, देखिए ये ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है आपको करना ही करना है कि क्लासेस बंद हो जाएगी, क्लासेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर आपको लगता है सपोर्ट करना तो आप कर सकते हैं थैंक्स में जा करके कुछ भी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये मुझे डायरेक्ट मेरे ही अकाउंट में आएगी, बाकी खैर कोई चीज़ें नहीं है भाई। चलिए, तीसरी अनुसूची तक चीज़ें हमने कंप्लीट की है। चौथी अनुसूची पे आते हैं। देखिए चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है कि जो अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन होगा, इट मीन्स क्या, जैसे कि आपको पता है राज्यसभा 21 में देखिए हर राज्य में जो सीटों की संख्या, राज्यसभा जो होंगे, सॉरी राज्यसभा हर राज्यों में नहीं, मतलब कि जो राज्यसभा है, ठीक है, वहां पे हर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वहां पर जो सीटों का अलोकेशन किया जाएगा, ठीक है, मतलब किस राज्य के, जैसे कि झारखंड है, ठीक है, तो झारखंड राज्य के राज्यसभा में कितने सीट होंगे, जैसे कि झारखंड की अगर बात कर ले, मतलब 7 यहाँ से जाएंगे, ठीक है, एमपी, उसके बाद एमपी से कितने चले जाएंगे, मध्य प्रदेश से। तो ये जो सीटों का अलोकेशन होता है ना, डिपेंड करता है कि उनकी जनसंख्या कितनी है, ठीक है, उस स्टेट की, उसके बाद उसकी जो एरिया है उसके पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो अलोकेशन होगी कि कौन से स्टेट के कितने मंत्री राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव होंगे या कितने सीट रखे जाएंगे, ये सभी चीज़ों की चर्चा कहाँ की गई है, चौथी अनुसूची में की गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए चीज़ें सिंपल सी बात है भाई, कि जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एग्जांपल के तौर से यूपी है, ठीक है, यूपी में मान लेते हैं 31 सीट है, ठीक है, तमिलनाडु मान लेते हैं 18 सीट है और महाराष्ट्र में जो है 19 सीट है। तो ये जो अलोकेशन किया गया कि 18 जो एमपी होंगे, ठीक है, राज्यसभा में, तमिलनाडु में 18 होंगे, यूपी में 31 होंगे और आपके जो ये है क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में 19 होंगे। तो ये जो अलोकेशन किया गया है ना, ये जो अलोकेशन की चर्चा कहाँ की गई है, 4th अनुसूची में की गई है। 5वीं अनुसूची पे आते हैं। देखिए 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है, जो भी शेड्यूल्ड और शेड्यूल ट्राइब एरिया है, यानी कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो प्रशासन और जो प्रबंधन जो कैसे चलाई जाएगी, किस तरह से सुचारू रूप से चलाई जाए, क्योंकि वहाँ पर अगर शेड्यूल एरिया काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की, तो उनकी जो चर्चा है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाएगा, इसकी चर्चा 5th अनुसूची में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5वां और 6ठा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है लोगों को। 6ठा अनुसूची भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो बात किया गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। अब ये जो ट्राइबल एरिया कौन सी, तो याद रखिएगा 3 एटीएम से, ठीक है, एटीएम मशीन जो देखते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, एम से मेघालय और मिजोरम आपको याद रखना है, 4 स्टेट आपको याद रखना है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। इन चारों स्टेट की जो चर्चा की गई है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा इन 6 अनुसूचियों में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जो ट्राइबल्स जो मिलते हैं बहुत अधिक संख्या में भी है, और थोड़े सा मतलब की बात कर ले तो इनके सिमिलैरिटी इन लोगों में कुछ ज़्यादा मिलते हैं, तो इसी कारण यहाँ इनके लिए सेपरेट अनुसूची में इनका क्या किया गया है, डिस्कशन
डिस्कशन किया गया है 6ठी अनुसूची में, लेकिन 5वीं अनुसूची में कोई स्टेट मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब स्पेसिफिक नाम आपसे पूछ लिया जाए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से कोई भी स्टेट में से नाम देकर के यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा, ठीक है, वो कौन सी अनुसूची में चर्चा की गई, तो 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची की बात कर लिए, यहाँ सिंपली से बात कर लिए तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन की बात किया गया, मतलब डिवीजन ऑफ पावर। देखिए दो चीज आपने सुना होगा फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म मतलब क्या है कि सेंटर को अपना पावर है और राज्य को अपना, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, क्या बोलते हैं कि पावर का डिवीजन है। सेंटर जो काम जो सब्जेक्ट यहाँ मेंशन है सेंटर के ऊपर, जैसे कि टैक्स लगानी है, तो यहाँ पर टैक्स पे पूरा का पूरा पावर, मतलब जो भी नियम कानून सेंटर के लिए है। अब राज्य में बात कर लिया जाए कि जो भी सब्जियों का जो मूल्य निर्धारण करना, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल राज्य सरकार के ऊपर है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार आके कोई भी यहाँ पर मतलब कि मीडिएटर होकर के कोई भी चीज़ें मतलब टांग नहीं लड़ा सकते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ पावर की बात किया गया आपका 7वीं अनुसूची में। तो 3 लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है, 3 प्रकार की लिस्ट है। 3 प्रकार की लिस्ट मतलब कि सूची है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को हिंदी में कहा जाता है संघ सूची, स्टेट लिस्ट को हिंदी में कहा जाता है राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट को हिंदी में कहा जाता है समवर्ती सूची। तो ये आपको नंबर याद रखना है, यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पर देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, मतलब यहाँ इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे इस पर पूरा का पूरा पावर किनका होगा, तो संघ सरकार का होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। स्टेट लिस्ट में यानी कि टोटल कितने सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट। इन सारे 61 सब्जेक्ट पर जो भी कानून बनाने हैं, देखिए 61 सब्जेक्ट का मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर है अपने राज्य सरकार में, झारखंड में कोई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवा रहा है, तो उस पर पूरा अधिकार स्टेट सरकार की होगी, ठीक है। कोई भी लैंड या लैंड रेवेन्यू से चीज़ें बात हो जाए, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगानी हो, एग्रीकल्चर इरिगेशन की बात हो जाए, ठीक है, गैम्बलिंग जहाँ पे उनको अगर उनको अलाउ करना है, अल्कोहल को बंद करना जैसे बिहार सरकार ने बंद किया, तो उन पर कोई ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार जोड़ डालेगी नहीं कि आपने जो ये नियम लाया गलत है, नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेंशन है 61 सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है जो स्टेट लिस्ट के अंदर में, यानी कि स्टेट को पावर है। फिर वहीं केंद्र में टोटल 100 सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर बात कर लिया जाए फॉरेन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, डिफेंस से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, सेंसस जनगणना के ऊपर, आपका बात कर नागरिकता के ऊपर, तो यहाँ पर कोई राज्य सरकार को पावर नहीं है, ये आपका आता है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के अंदर में। तो वहां पर पूरा का पूरा पावर किनका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो देखिए इन यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट, यहाँ पर क्या है कि मतलब कि दोनों को पावर है, स्टेट लिस्ट को भी, स्टेट को भी, सेंटर को, लेकिन थोड़ा सा बायस्ड है यहाँ पर, क्या है हमारी संविधान कहाँ, यूनियन की तरफ से, यानी कि सेंटर की तरफ से। मतलब इसमें जब दो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो फाइनल डिसीजन जो है सेंटर की ली जाएगी, मतलब कि ज़्यादा पावर उनके पास ही रहेगी। तो कंकरेंट लिस्ट में देख लेते हैं पहले, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, 100 सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट आपके स्टेट लिस्ट में, और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, तो 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बात है प्रेजेंट की, लेकिन इससे पहले कितने थे, ठीक, उससे पहले 97 सब्जेक्ट थे, 56 सब्जेक्ट थे, सॉरी 66 थे, ठीक है, 66 थे, जिसमें 5 घटा करके आपको डाल दिया गया है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें डाल दिया गया है, जहाँ पे आपको मिलेगा, पहले क्या था 47, अब है आपके 52 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मेनली आपको याद रखना, पूछे जाएगा डिवीजन ऑफ पावर की चर्चा किस में है, या फिर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की चर्चा कहाँ की गई है, 7 शेड्यूल में। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, 100, पहले कितने थे 97, स्टेट लिस्ट में कितने हैं तो 61, पहले कितने थे 66, कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं तो 52, पहले कितने थे 47। बस इतना सवाल आपसे पूछा जाएगा। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर पूरा पावर कोई भी कानून बनाने का पावर किनके पास होगा, तो आप सीधा जवाब देंगे संघ सरकार को। स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार को, इसमें दोनों को पावर होती है, लेकिन दोनों में भी अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा पावर किसको होगा, तो यूनियन को, ठीक है, संघ सरकार की। और अंतिम 8वीं अनुसूची, अंतिम मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्रारंभ में टोटल कितनी अनुसूची थी, 8, अब फिर 4 हमने ऐड किया तो जाकर 12 बनेगा। तो पहले हम लोग 8 देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची का संबंध जो है लैंग्वेज, भाषा से संबंधित है। तो पहले कितनी भाषाएं थी, पहले 14 भाषाएं थी, ठीक है ना। पहले कितनी, जब संविधान लागू किया गया तो पहले कितने भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया, टोटल 14 भाषाएं रखा गया था। लेकिन प्रेजेंटली अगर बात कर लिया जाए तो अभी 22 भाषाएं हैं, मतलब 14 से 22 हो गया, यानी कि 8 भाषाएं क्या किया गया है, संशोधन करके ऐड किया गया। अब ये 8 के 8 भाषाएं आपसे एग्जाम में पूछेगा, कोई ना कोई तो आपसे पूछ ही लिया जाएगा। तो 3 जो है आपको अमेंडमेंट किया गया था, 8 भाषाओं को ऐड किया गया। 8 भाषाएं कौन कौन, एक है आपका सिंधी, दूसरा नेपाली, फिर तीसरा मणिपुरी, चौथा कोंकणी, ठीक है, 5वां आपका है बोडो, 6ठा है डोगरी, 7वां है मैथिली और 8वां है संताली। तो याद रखना है
सिंधी भाषा यानी कि जो 15वां भाषा होगा जिसको ऐड किया गया था 1965 में 21वां संविधान संशोधन। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की वाली, ठीक है, तो जाके देखिए, उस क्लास से एक क्वेश्चन फिक्स है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वही मैं करवा रखा हूँ। और दूसरी चीज़, कई लोग प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई आप चैनल पर जाएँ, JSSC CGL प्लेलिस्ट के नाम से आपको बना हुआ, वहाँ पर स्टैटिक जीके का मिलेगा, उसके बाद बायोलॉजी सेक्शन मिलेगा, झारखंड जीके का सेक्शन मिलेगा और कंप्यूटर का सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। तो पहला जो 15वां भाषा जो ऐड किया गया, पहला स्टार्टिंग संविधान जब लागू किया गया तो कितनी भाषाएं थी? 14, और अभी कितना है? 22। तो 8 भाषाएं हमने जो ऐड करनी है वो याद कर लेते हैं हम लोग। 1965 में 15वां भाषा कौन सा था आपका? सिंधी। 1965 में 21वां संविधान संशोधन किया, ठीक है। फिर 71वां संविधान संशोधन हमने किया 1992 में, जिसमें हमने क्या ऐड किया? नेपाली ऐड किया है, मणिपुरी ऐड किया है और कोंकणी ऐड किया। नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी कब? 1992 में 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने नेपाली मणिपुरी कोंकणी को ऐड किया है। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हमने 1965 के तहत हमने सिंधी भाषा जोड़ा है। और फाइनल हमने 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया कब? 2003 में। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, जिसमें हमने 4 भाषाएं ऐड किए हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब चलिए 8 अनुसूची, तो हमारा संविधान पहले जब लागू हुआ था उसी टाइम थे। अब हम लोग 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन करके ऐड करेंगे, ठीक। फिर 10वीं को भी ऐड करेंगे, उसी प्रकार से 11वां को भी और 12वां को। पर हम कौन कौन से नंबर बेसिस पे और कौन से ईयर पे और क्या यहाँ पर किस कारण से हम ऐड करेंगे, क्या संबंध इस अनुसूची को, उसको याद करना, वहीं से आपका सवाल बनेगा। तो 9वीं अनुसूची जो है, पहला संविधान में संशोधन किया गया था कब? 1951 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका, मैंने कहा कि वो वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पर पूरा जितना अमेंडमेंट से आपको पूछेगा वो सब कुछ वहीं मिल जाएगा आपको। तो 1951 में क्या किया गया? इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कब ऐड किया गया था? 1951 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो पहला संविधान संशोधन था। अच्छा, 9वीं अनुसूची को क्यों जोड़ा गया था? किससे संबंध है? तो जो भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर बहुत डिटेल में 9वीं अनुसूची की जब चर्चा होती है, हुआ क्या था कि जो जमींदार थे, ठीक है, जमींदारों की जमीन को क्या की जा रही थी, जो सरकारें थी उनको क्या करने लगी थी? लेनी शुरू करती थी। अब जमीन हुआ क्या, उस समय जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, जिसमें आपका आर्टिकल 31 जो था उसके अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार भी आपका एक फंडामेंटल राइट था। तो भाई जमीन आपकी संपत्ति है तो वो आपका एक मौलिक अधिकार है। तो उसके दौरान क्या किए हैं कि जो जमींदारों की जो जमीन थी, उनकी जो जमीन को जब सरकार लेने लगे तो जमीन क्या हो गई? संपत्ति हो गई। और संपत्ति का मामला क्या होगा? एक फंडामेंटल राइट्स हो गया, आर्टिकल 31 कहता था ऐसा, ठीक है। तो 1951 में क्या था कि संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी। और अगर आपका फंडामेंटल राइट्स को कोई भी हनन करता है, ठीक है, ये हमारा संविधान कहता है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं। इट मीन्स कि फंडामेंटल क्या है? जस्टिसिएबल है और बाउंडेड। अब ये क्या होता है जस्टिसिएबल बाउंडेड? हम चलेंगे बताएंगे आपको। जस्टिसिएबल बाउंडेड मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि जस्टिसिएबल मतलब क्या है कि आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं? कोर्ट पे जा सकते हैं कि अगर वो जस्टिसिएबल है। तो फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है। बाउंडेड मतलब कि सरकार को एनी हाउ उसको लागू करना ही करना है, ठीक है, आप चाहो कुछ भी हो जाए, सरकार मतलब उसको लागू करेगी है। तो फंडामेंटल राइट जो थी आपकी, राइट टू प्रॉपर्टी 1951 में आपकी एक क्या थी? संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट थी। तो आपकी संपत्ति को अगर सरकार ने ली तो आप एक तरह से क्या हुआ? आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ। हनन हुआ तो वो क्या है? मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट फिर क्या करेगी? सारी चीज़ें देखेगी, फिर अपना न्याय देगी। तो हुआ उस समय क्या कि 1951 में संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, क्योंकि जो 44th अमेंडमेंट हम लोग पढ़े थे हम लोग फर्स्ट क्लास में, क्या किया था हम लोग? 44th अमेंडमेंट करके फिर हमने क्या किया? संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिए। इसी कारण हमने क्या किया कि जो फंडामेंटल राइट्स को जो संपत्ति का अधिकार था उसको हमने क्या किया? फंडामेंटल राइट से हटा दिया उनको। इसीलिए क्योंकि लोग क्या करेंगे? कोर्ट में चले जाएंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर सरकार को कोई डेवलपमेंट करनी है भाई, कोई रेल लाइन बिछानी है, तो उनको तो वो ज़मीन लेना ही पड़ेगा ना, तभी तो भाई देश का भी डेवलपमेंट होगा। तो अब हाँ, इसके बदले आपको कुछ मुआवजा दे दी जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया गया? जो राइट टू प्रॉपर्टी आपकी जो एक मौलिक अधिकार थी, जो इसके कारण बार बार आप चले जाओगे कोर्ट, ठीक है, तो फिर मामला, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन होना इट मीन्स कि सरकार आपकी मौलिक अधिकार को बाउंड कर रही है। तो इसलिए क्या किया गया? सबसे पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया? मौलिक अधिकार से हटाया गया 44th अमेंडमेंट करके। हमने बताया था ईयर वगैरह सब कुछ पहले क्लास में।
लेकिन उससे पहले की ये सब स्टोरी थी, फंडामेंटल राइट ही था, तो ये जमींदार 1951 की बात हो रही है भाई। तो इस समय क्या था, ये फंडामेंटल राइट था, तो उससे पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट था। तो ये जमींदार क्या करेंगे, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, पहुंच भी गए। तो हमारे ज़मीनों का जो गलत 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 तरीके से जो सरकार ले रहे थे, ठीक है, तो इस कारण क्या किया गया, पहला अमेंडमेंट किया गया, और ये जो अमेंडमेंट किया गया था किससे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। और इसके लिए क्या किया गया, एक अनुसूची यानी कि 9वीं अनुसूची बनाया गया, और कहा गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी लॉ बनाया जाएगा, और जो लॉ को बनाया जाएगा और उस जो भी लॉ को 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा ना, रख दिया जाएगा, उन पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि भूमि सुधार को क्या किया गया, 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। तो अगर अब भूमि सुधार से कोई भी ऐसा कुछ भी कानून सरकार बनाती है, तो इस पर अब आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट अगर जाओगे भी तो कोर्ट बोलेंगे ये 9वीं अनुसूची में रखी गई नियम है, इस पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकेगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे केस हुए, ठीक है, मिनर्वा मिल्स हुआ, केस हुआ, बहुत सारा केस होगा, ठीक है, वो सब हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। सिंपल से आपको ये याद रखना है क्या, कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 1951 में किया गया था, पहला संविधान संशोधन करके, किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित, यानी कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची, अब इनको कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 1985 की ये बात है, यानी कि 1985 में कौन सा संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी हमने बताया पहले क्लास में। क्या संबंध है इससे भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध, यानी दल बदल कानून, ठीक है। तो दल बदल कानून को भी समझना थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है, तो ये तब इतना हम लोग डिटेल नहीं करेंगे फालतू में। याद रखना है केवल 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 1985 में, कौन सा संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहला संविधान संशोधन 1951 में, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित, लैंड रिफॉर्म से। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, जो नेता अपने पार्टी चेंज कर लेते हैं उससे संबंधित है चीज़ें। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, इसके द्वारा आपको 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, और इसका संबंध क्या चीज़ से है, रूरल लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक है, यानी कि जो पंचायत है, ठीक है, पंचायत की चर्चा की गई 11वीं अनुसूची में। आप ये याद रखेंगे 11वीं अनुसूची में क्या बात की गई है, पंचायत, ठीक है। टोटल पंचायत में भी हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि टोटल ये भी लिख लीजिए कि पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पंचायत में टोटल 29 सब्जेक्ट पर डिसीजन लेने का अधिकार है। जो पंचायत होंगे ना, इनको 29 सब्जेक्ट दिए गए, 29 विषय दिए गए जिस पर ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट में आता है, तो ये पार्ट 9 में आता है, ये भी याद रखेंगे। आर्टिकल यहाँ पे बहुत पूछता है आपसे, तो ये तो खैर हम सेपरेट करा देंगे, लेकिन फिर भी याद रखिए आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243, और टोटल कितना आर्टिकल्स होता है, तो टोटल 16 आर्टिकल्स है, ठीक है। 243 इस प्रकार से ए है, 243 बी है, इस प्रकार से टोटल 16 आर्टिकल्स है। इट मीन सिंपल सा अभी आपको ये याद रखना है कि 11वीं जो अनुसूची थी उसका अमेंडमेंट कब किया गया था, 1992 में, कौन सा, 73rd अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। क्या रखा गया है, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है, इसकी चर्चा की गई, यानी कि पंचायत की बात की गई है। लेकिन इतना याद रखिएगा पंचायत में कितने सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट पे डिसीजन ले सकता है पंचायत, तो 29 सब्जेक्ट पे, ठीक है। टोटल कितने आर्टिकल है, 16 आर्टिकल है, 243 से 243 होता, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना। पंचायत का मतलब समझ रहे हैं ना, पंचायत के मतलब में जिला पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक पंचायत, तो ये लोग हम देखेंगे जब लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, पंचायती राज वगैरह। 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची जो आपका 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके जोड़ा जाएगा, म्यूनसिपैलिटी, पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी से संबंधित है। म्यूनसिपैलिटी को कितना सब्जेक्ट पर डिसीजन लेने का अधिकार है, तो टोटल 18 सब्जेक्ट आप याद रखेंगे। ये कौन सा पार्ट में आता है, तो पार्ट 9A में आता है, और ये जो आपका पंचायत था वो कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 9 में आता है, ये भी याद रखेंगे। और इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स है, तो भाई इसमें भी टोटल 18, इसमें टोटल कितने आर्टिकल है, 18 आर्टिकल्स है। इसमें टोटल कितने, तो 16 आर्टिकल्स हैं पार्ट 9 में, और ये पार्ट 9A में, ठीक है, ये पार्ट 9 में है और ये पार्ट 9 में है। पार्ट समझ रहे हैं ना, जो मैंने बोला था भाग, जैसे पार्ट 1 में 13 आर्टिकल, उसी प्रकार ये पार्ट कौन सा, पार्ट टोटल कितने, 25 है प्रेजेंटली, और आरंभ में कितने थे, 22, तो ये कौन सा पार्ट में आएगा, पार्ट 9 में आएगा, और ये किस में आएगा, पार्ट 9A में आएगा। समझ रही चीज़ें, क्लियर। तो टोटल हमने देखा 12 अनुसूची, 8 अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची देखा हमने, 10वीं अनुसूची देखा, 11वीं देखा और फिर 12वीं देखा। 9वीं अनुसूची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, क्या चीज़ चर्चा किया गया, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, ठीक है। 10वीं अनुसूची हमने फिर देखा, 10वीं अनुसूची कब ऐड किया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1985 में, और 1985 में किया गया था, और ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, दल बदल कानून से। 11वीं अनुसूची हमने देखा 1992 में,
कौन सा नंबर था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। क्या चीज़ चर्चा की गई? पंचायत की चर्चा की। पंचायत के पास कितने सब्जेक्ट की पावर है डिसीजन है? 29 सब्जेक्ट पे। कितना आर्टिकल है? 16 आर्टिकल है। कौन सा भाग में? पार्ट 9 में आता है, आर्टिकल 243 से 243O। आर्टिकल 12वीं अनुसूची हमने देखा 1992 में कौन सा अमेंडमेंट? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद इसमें किसकी चर्चा की गई? म्यूनसिपैलिटी कितने सब्जेक्ट पर ये डिसीजन ले सकती है? 18 सब्जेक्ट पर। और कितने आर्टिकल यहाँ पे? तो 18। कौन सा भाग में? तो पार्ट 9 का ए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स 1 से स्टार्ट करेंगे। और हम जैसे आपको बताएं कि टोटल कितने आर्टिकल्स देखना है? 4। देखिए मेनली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, कितना आर्टिकल वो छोड़ दीजिए। टोटल भाग कितने हैं? तो देखिए जब अगर नंबर वाइज देखेंगे तो आपको 22 भाग दिखेंगे, लेकिन फिर हम अमेंडमेंट भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि अमेंडमेंट में कैसे? देखिए अभी हमने क्या कहा था, पार्ट 9 में हमने क्या रखा? पंचायत को। फिर हमने पार्ट अमेंडमेंट किया पार्ट 9A, जिसमें हमने क्या रख दिया? म्यूनसिपैलिटी। देखिए भाग देखा जाएगा अगर नंबर वाइज कितना 9 है, यहाँ भी 9 है, लेकिन जब आप काउंटिंग करेंगे तो 9 ये कितना हो जाएगा? 10। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगर आप काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितने भाग होंगे? काउंटिंग करेंगे तो 25, लेकिन आप जब नंबरिंग वाइज देखोगे तो टोटल 22 ही दिखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ जैसे हम भाग में के अंदर हम क्या करेंगे? उसका सब आर्टिकल्स, मतलब ये आपका पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम 4 आर्टिकल देखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, उसी प्रकार पार्ट 2 में भी हम लोग 5 से 11 आर्टिकल्स तक चर्चा करेंगे। फिर हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक चर्चा कर लेंगे। फिर हमने पार्ट 4 देखनी है, 36 से लेकर फाइनल 51 तक देख लेंगे हम लोग इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 1 में भी हम लोग 4 आर्टिकल्स यानी कि 1 2 3 4। अब सब आर्टिकल्स हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वही चर्चा करेंगे, ये हमको आपको समझाया। तो अनुच्छेद और भाग यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पार्ट 1 का जो शीर्षक है, जैसे कि हमने कहा था ना कि लाइट टॉपिक पढ़ना है, तो ये पार्ट 1 का क्या हो गया? शीर्षक हो गया। ठीक है, अब लाइट के अंदर क्या पढ़ना है आपको? रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है यानी कि परावर्तन अपवर्तन पढ़ना है, स्कैटरिंग पढ़ना है, कलर्स पढ़ना है। यानी कि आर्टिकल 1 पढ़ना है, आर्टिकल 2 पढ़ना है, आर्टिकल 3 पढ़ना है, आर्टिकल 4 पढ़ना है। समझ गए? तो पार्ट 1 का शीर्षक क्या है? लाइट है, यानी कि इसका शीर्षक क्या है वो आपको याद रखना चाहिए। फिर आर्टिकल 1 में क्या बात किया गया है? ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या बात किया गया है? आर्टिकल 3 में क्या बात किया गया? आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 1 में रिफ्लेक्शन के परावर्तन, आर्टिकल 2 में अपवर्तन के, आर्टिकल 3 में स्कैटरिंग के, आर्टिकल 4 में जो भी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ें समझेंगे। तो पार्ट 1 में क्या बात है? तो पार्ट 1 का संबंध क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंध रखता है पार्ट 1 में। यानी कि पार्ट 1 में जितने भी आर्टिकल्स होंगे उसमें जो भी बात की जाएगी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की जाएगी, मतलब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की जाएगी। जैसे कि लाइट चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं? नहीं, लाइट का ही टॉपिक पढ़ेंगे। उसी प्रकार पार्ट 1 का जो शीर्षक है यानी कि जो टॉपिक है वो क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो जितने भी आर्टिकल्स होंगे इसमें 10 50 जितना भी आर्टिकल हो उसका क्या किससे संबंध होगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से ही संबंध रखेगा, उससे ही रिलेटेड बातें किया जाएगा। तो वो जितने भी आर्टिकल्स होंगे अगर भविष्य में कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से लेकर के, तो उसका जो अमेंडमेंट किया जाएगा आर्टिकल 1 to 4 में ही किया जाएगा। आर्टिकल 1 का 1 कर किया जाएगा और उसको फिर इसी में ऐड ऑन किया जाएगा, पार्ट 1 में ही रखा जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि लाइट में कुछ अलग से अभी डिस्कवरी होगा तो उसको कहाँ पढ़ाया जाएगा? लाइट टॉपिक में 10th क्लास के एनसीईआरटी में ऐड किया जाएगा। ऐसा नहीं थी उसको इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसको ऐसा नहीं है कि जो भी अगर यूनियन इट्स टेरिटरी के जो भी आर्टिकल को अमेंडमेंट करके अभी हम लोग करेंगे तो उसको हम पार्ट 2 में तो नहीं रखेंगे, पार्ट 3 में भी नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे कहाँ? पार्ट 1 में। क्योंकि पार्ट 1 जो संबंध रख रहा है, जो भी चर्चाएं की गई है पार्ट 1 में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र से। चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से जैसे कि हमने कहा पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 में हमने कहा पंचायत, मतलब पंचायत से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स होंगे, टोटल कितने आर्टिकल्स है? 16 आर्टिकल्स। तो वो सारे के सारे 16 आर्टिकल कहाँ होंगे? तो पार्ट 9 में मिलेंगे। और अभी जैसे कि 2030 आने टाइम में कुछ अमेंडमेंट होगा पंचायत से रिलेटेड, तो वो जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा तो वो जो भी आर्टिकल्स आएगा, ठीक है ना, वो सारे आर्टिकल्स कहाँ रखे जाएंगे? पार्ट 9 में ही रखे जाएंगे, ना कि पार्ट 1 यहाँ पर इसमें नहीं रखेगा, क्योंकि इसका संबंध तो है नहीं पंचायत से। चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए अब पार्ट 1 का संबंध क्या है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र से, यानी कि जो यूनियन की बातें होंगी या फिर उनकी जो टेरिटरी है, ठीक है, उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स है वो सब कुछ हम लोग पार्ट 1 में पढ़ने वाले। टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 4 आर्टिकल्स है, 1 2 3 4। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत
इंडिया यानी राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्यों से संघ का निर्माण करता है भारत। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर फेडरलिज्म कोई का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अमेरिका जाएं तो अमेरिका में क्या है, हर राज्य के अपनी अपनी नागरिकता लेने पड़ती है, और अगर कोई राज्य की सेंटर से कन्फ्लिक्ट हो जाए, मतभेद हो जाए, तो ये राज्य खुद को क्या कर सकता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके एक नया देश घोषित कर सकता है। तो हमारे में ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे में जैसे झारखंड है ये, ठीक है, अब यहाँ केंद्र सरकार है, अब इनके बीच कुछ मतभेद हो भी जाए हेमंत सोरेन और हमारे मोदी जी के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि ये अपने आप को यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश, क्योंकि साफ साफ मेंशन है आर्टिकल 1 में, क्या मेंशन है कि इंडिया दैट इज भारत सेल बी अ यूनियन, यूनियन किसका है, और स्टेटों से वो यूनियन का निर्माण होगा, ठीक है। तो सारे स्टेट्स के मिलने से ही हमारे संघ का निर्माण होगा, ये आर्टिकल 1 साफ करता है। टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, और साथ के साथ जितने हमने एक्वायर्ड एरिया किए, जैसे कि हमने पुर्तगालियों से जो एरिया को, क्षेत्र को हासिल किया है, कौन कौन से, दमन दीव, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और गोवा, ये सारे अर्जित क्षेत्र थे हमारे, ठीक है। फिर बाद में हमने संविधान में संशोधन करके किन्हीं को यूटी का दर्जा दिया, फिर किसी को हमने राज्य का भी दर्जा दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 1 का संबंध क्लियर हो गया। आर्टिकल 2 में ये बोला गया है कि एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी, यानी कि नए राज्य, नए क्षेत्रों का प्रवेश। मतलब क्या है कि समझिएगा, संघ में नए राज्य की स्थापना या नए राज्यों को सम्मिलित करना। जैसे अगर हम बात कर ले तो 1975 में क्या हुआ, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 1975 में सिक्किम को क्या गया, स्टेट की दर्जा दे दी गई। उससे पहले 1970 देखिए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तब तक सिक्किम को क्या था, राज्य की दर्जा नहीं थी। तो किसी भी स्टेट को राज्य का दर्जा देना है, या फिर किसी को यूनियन टेरिटरी की दर्जा देनी है, या किसी को सम्मिलित करना भारत में, ये सारी चीज़ें जो भी आर्टिकल किससे संबंधित है, 2 में आर्टिकल मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, और इसको हमने फर्स्ट क्लास में, इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट क्लास आपको अटेंड करना है भाई, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पॉलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल 3, आर्टिकल 1 क्लियर है। आर्टिकल 1 क्या बोला गया है कि सेल बी या यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, और जो भी स्टेट हैं, मतलब स्टेटों से हमारा संघ है, तो सभी संघ मतलब जितने भी राज्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित, फेडरलिज्म यहाँ सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है ना भाई। उसके बाद आर्टिकल्स 2 में अगर हम बात कर ले तो हमने क्या देखा कि एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी, अगर कोई नए क्षेत्र का प्रवेश, जैसे कि अगर हमने पीओके जीत लिया, उसको हमें भारत में अब मिलाना होगा, ठीक है ना, तो आर्टिकल्स 2 के तहत हम लोग मिला लेंगे, ठीक। उसी पर आर्टिकल 3 की अगर हम बात कर ले तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री एरियाज, नेम ऑफ स्टेट, कोई राज्य की नाम चेंज करनी है, उसका एरिया को इंक्रीज करना हो या घटाना हो, ठीक है, उसकी बाउंड्री को बढ़ानी हो, या फिर कोई नई स्टेट का ही फॉर्मेशन करना, वो किसके तहत होगा, तो आर्टिकल 3 के तहत ही होगा, ठीक है। जैसे कि बिहार से अलग करके हमने झारखंड करनी है, तो आर्टिकल 3 के तहत हमने करनी है। नए नाम को चेंज करना है तो आर्टिकल 3 करना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना आपको कि जो ये हमने देखा आर्टिकल 1 से आर्टिकल 3 तक, इनके लिए हमें संविधान में क्या होता है ना कि बड़े, देखिए हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान को कहा गया है कि हमारा संविधान जो है फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल भी है और क्या है, रिजिड भी है। ऐसा क्यों कहा गया, देखिए 2 कंसेप्ट होता है, एक होता है कि सिंपल मेजोरिटी और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के लिए क्या होता है कि सरकार को कोई भी जैसे कि कुछ भी कानून बनाना, तो इसके लिए सरकार को कोई अमेंडमेंट नहीं करना, मतलब अमेंडमेंट करने का भी एक रूल होता है कि वो बिल लाएगी, ठीक है, संसद में प्रेजेंट करेगी, लोकसभा या राज्यसभा में, फिर वहाँ से राष्ट्रपति में जाएगा, राष्ट्रपति फिर उस पर सिग्नेचर मारेगी, फिर वहाँ से आगे फिर डिस्कशन होगा, फिर वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी पे वहाँ पे जो भी MP MLA होंगे उनका सिग्नेचर होगा, उनकी सहमति होगा, तब जा करके फिर आपका वो कानून बनेगा। तो वो हो गया स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन सिंपल मेजोरिटी में सरकार सिंपली वो क्या कर सकता है, अपना खुद वो कानून बना सकता है। तो ये जो आर्टिकल 1, 2 और 3 हमने जो देखा, इसके लिए सरकार को कोई भी संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ता है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। सिंपली सरकार क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, जो भी परिवर्तन करना होगा वो सिंपली सरकार कर सकती है ईजी वे में। इसलिए इस प्रकार आर्टिकल 1, 2, 3 क्या प्रूव करता है कि हमारा संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर नागरिकता के ऊपर कोई बिल लानी है, ठीक है, तो इसके लिए सरकार स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करवाएगी, तब लोकसभा राज्यसभा से पास होगी, तब जाकर के वो बिल बनेगी। तो वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड प्रोसेस हो जाता है। तो ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये आपसे पूछा जाता है, 2 चीज़ें पूछता है यहाँ से। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा यहाँ कमीशन लिखा हुआ, ये कमीशन लाया गया था 1953 में, ठीक है ना जी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लाया गया था 1953 में, मतलब जो भी गठन किया जाएगा राज्यों का गठन करने के लिए,
तो कमीशन अगर आपसे पूछेगा तो कब की निर्माण किया गया था, 1953। अगर आयोग पूछा जाएगा तो आप 1953 टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गलती आप लोगों से हो ही जाती है, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। तो देखिए ये जो जब देश में देखिए क्या होता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम हमारे देश में आ जाती है, ठीक है ना, अगर हमारे देश में जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि अभी रेलवे का पेपर हुआ था, तो उसके लिए काफ़ी क्या हुआ, विद्रोह हुआ, मतलब विद्रोह इन सेंस की जो ट्विटर पे कैंपेन वगैरह चला, फिर रेल को रोका गया, तो वो जितने भी मतलब कि जो नुकसान सरकार को, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, सरकार को डिसीजन लेना पड़ा। तो सरकार कैसे डिसीजन लेगी, सबसे पहले वो क्या करती है, कमेटी एक बनाएगी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आया देश में उसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाएगी, उसके स्पेशलिस्ट, उसके मिनिस्ट्री या फिर उस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी उनके मतलब उसके लोअर में जो भी होंगे उनके ऑर्डर दिया जाएगा, उनके नाम पे या फिर कुछ भी जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग एक कमेटी बनाई जाएगी। वहाँ पे स्पेशलिस्ट उनके रखे जाएंगे, उस बोर्ड के, रेलवे बोर्ड के भी मेंबर को यहाँ रखा जाएगा, फिर डिस्कशन किया जाएगा, उस डिस्कशन पे डिस्कस होगा 4-5 दिन, 7, 8, 9, 10 दिन, उसके बाद उसका आउटकम आएगा और उसके बाद फिर कोई सॉल्यूशन आती है। तो हुआ क्या था कि सरकार ने नए राज्य के लिए स्टेट, जैसे कि अब हमें भारत में क्या करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। कमेटी के निर्माण की गई, स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन 1953, जिसके चेयरमैन बनाए गए फजल अली को, और उसके में 2 मेंबर थे, HN कुंजरू और KM पानीकर जी, ठीक है। ये देखिए सचिवालय का पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ये सब थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे जब आप PCS वगैरह का पेपर देंगे तो। हालांकि बहुत नॉर्मल चीज़ें दे रहे हैं, PCS वाला रेंज का हम दे भी नहीं रहे कंटेंट, ठीक है ना। तो ये आपको ये समझ में आ गया कि कमीशन कमेटी क्यों बनती है। उसी प्रकार इसी कमीशन के क्या हुआ, रिकमेंडेशन, जब अब इस कमीशन में क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कमेटी बनाई, यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया कि राज्य का फॉर्मेशन भारत में कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बातें हुई, तो इन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया, रिकमेंडेशन दिया। अब हुआ क्या, देखिए एक पॉइंट अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जब रिपोर्ट आया तो अब उस रिपोर्ट को क्या किया जाएगा, कानून बनाना है, एक्ट बनाना है। तो स्टेट अब यहाँ पर ये कमेटी किस लिए बनाई गई, ये कमेटी बनाई गई कि राज्य की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, नए राज्य की फॉर्मेशन कैसे होगी, यानी कि राज्य से रिलेटेड आई, यानी कि जो भी एक्ट का नाम होगा स्टेट से हो, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, 1956 को बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया, यानी कि इसमें बताया गया कि किस प्रकार से फॉर्मेशन की जाएगी। तो इसके अनुसार जो आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अनुसार टोटल कितने स्टेट थे उस समय, तो 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी। अभी आप क्या करते हैं, 8 बोलते हो, 8 यूनियन टेरिटरी बोलते, 28 और 8 बोलते हैं। तो उस समय अगर बात किया जाए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अनुसार टोटल कितने स्टेट थे, 14 स्टेट थे, और कितने यूनियन टेरिटरीज थे, तो 6 यूनियन टेरिटरी स्थापित किए गए थे, ठीक है। अब 2 कमेटी आपको याद रखना है, इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से ही संबंधित है। देखिए एक है धार कमेटी, एक है JVP, ठीक है, JVP कमेटी। JVP कमेटी क्या है, ये एक हो गया जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, ठीक है। खैर देखिए धार कमेटी का पहले ईयर याद रखें 1948, और JVP का भी कमेटी याद रखिए कितना, तो 1948। यहाँ हुआ क्या कि इन्होंने भी कमेटी बनाई, तो इन्होंने भी क्या किया, रिपोर्ट दिया अपना। देखिए इनके भी रिपोर्ट को लिया गया, ठीक है। इन रिपोर्ट के ऊपर भी यहाँ पर क्या हुई होगी, डिस्कशन हुई होगी। डिस्कशन के बाद फिर उन्होंने अपना आउटकम दिया और फिर एक्ट बनाया गया 1956 में, क्या, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई आपको। उसके बाद यहाँ बात किया जाएगा क्या कि धार कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था, इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया था कि इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन नहीं हो सकता। मतलब देखिए हुआ क्या था कि 1953 में 1956 में हुआ, 1956 की बात है, मतलब 1953 की बात है। साउथ में, दक्षिण में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन होने लगे थे, काफ़ी तेज आंदोलन हो चुकी थी। किस लिए कि उनका जो डिमांड था कि भाषा, जो नए राज्य का जो गठन किया जाएगा ना, वो भाषा के आधार पर हो, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के जो व्यक्ति थे, एक मतलब व्यक्ति थे राम लल्लू जी थे, वो अनशन पर बैठ गए थे, काफ़ी दिनों से वो अनशन पर बैठे रहे, और उनका डिमांड यही था कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए। काफ़ी लंबे समय के बाद अनशन में बैठे बैठे ही उनकी क्या हो जाती है, मौत, देहांत हो जाती है। और उसके बाद जब ये एक आंदोलन तो बड़े ही मतलब कि हिंसात्मक रूप ले लेती है जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली फिर क्या करना पड़ता है, 1953 में ही भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा था, ठीक है। देखिए ये याद रखिएगा कंसेप्ट को ही। देखिए जब कंसेप्ट समझिएगा तो थोड़ा ये डाउट आएगा कि देखिए यहाँ एक्ट आया 1956 में और आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कब हो गया, 1953 में। तो कैसे हुआ, इसकी कहानी यही है।
इतनी बड़ी हिंसात्मक रूप ले ली थी वो आंदोलन कि सरकार को तुरंत भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना, निर्माण, गठन करना पड़ गया था 1953 में। फिर फाइनली फिर कमीशन का एक्ट, कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट आई, एक्ट बनाई गई 1956 में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठन किया गया कौन था, तो आंध्र प्रदेश। कब? 1953। अब ये लॉजिक समझ में आ गया 1953 में कैसे गठन हो गया, और एक्ट तो 1956 में आ गया, इसके पीछे लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो कमेटी थी 1948 में रिपोर्ट, इन्होंने तो कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन नहीं हो सकता। फिर जो कमेटियाँ, 3 कमेटी बोले, जो दूसरी कमेटी बनी जेबीपी कमेटी, इन्होंने धार कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा की। इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसकी समीक्षा की इन्होंने, और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन नहीं हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा बात तो सही है कि भाषा के आधार पर तो फिर ऐसे बहुत सारे राज्य हो जाएंगे भारत में, लेकिन प्रशासनिक तौर से अगर देखिए, अगर वहाँ पर प्रशासन चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर अगर सुचारू रूप से ढंग से चलाना में अगर दिक्कत आ रही है, तो उसके आधार पर उसको बेस बनाकर आप नए राज्य को गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पॉइंट लिखा गया है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में। आई थिंक काफ़ी डिटेल चल रहा है हम लोग, है ना, इसको थोड़ा सा फिर से सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस समय राजधानी क्या थी आंध्र प्रदेश की? कर्नूल थी। अब यहाँ से ये सब आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जहाँ से डेफिनेटली आपके सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ से राज्यों का ईयर आपको याद रखना है। ठीक है, जेबीपी कमेटी हो गया, ये हो गया जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल हो गए, और ये पीस हो गया पट्टाभी सीतारामैया जी। ठीक है, इन तीनों को मिला करके ये कमेटी बनाई थी, इसलिए जेबीपी कमेटी इनका नाम रख दिया गया था। तो देखिए यहाँ से पहला हो गया भाषा के आधार पर कौन, तो आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। अब याद रखना आपको क्या कि केरला स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ? 1956 में। अब ये भी आप याद कर लीजिए केरल में कितने लोकसभा सीट है और कितने राज्यसभा सीट है। तो याद रखिएगा लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर? 20 है, और राज्यसभा की सीट कितनी है? 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में 1 अक्टूबर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आया? 1953। चेयरमैन कौन है? फजल अली कुंजरू साहब और के एम पानीकर इनके मेंबर थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पूछ लिया जाएगा 1956। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब पहला जो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, 1953। केरल 19, देखिए केरल की अगर बात कर ली जाए तो कब बोलोगे? 1956 में। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद ही केरला की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद आपको याद रखना केरल में कितने हैं, तो 20 और 9। 20 क्या है? लोकसभा में सीटों की संख्या, और राज्यसभा की संख्या, सीटों की संख्या कितनी? 9 है। आंध्र प्रदेश का भी आप याद कर लो 11-25। ठीक है, 25। देखिए जितना अधिक, सिंपल सा याद रखना, लोकसभा में सीट होगी और कम वाला कहाँ होगा? राज्यसभा में होगा। इसलिए कभी ये याद मत करो कि लोकसभा में की सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में इतना है, केंद्र केरला में ऐसे मत याद करो। हमेशा केरला को ऐसे याद रखो, मैं जैसे याद रखा हूँ 20 और 9। ठीक है, आंध्र प्रदेश को 11 और 25, कोई दिक्कत नहीं है। 20 ज़्यादा है 9 से, तो ये हो जाएगा लोकसभा में सीटों की संख्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? राज्यसभा की सीटों की संख्या। 11-25, 25 अधिक है, यानी कि यह क्या हो जाएगा? लोकसभा की सीटों की संख्या। ये क्या हो जाएगा? राज्यसभा की सीटों की संख्या। ठीक है, उसी प्रकार आपको देखिए 1960 में ही महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया गया था। तो ये भी पूछता है कब अलग किया गया था? 1960 में किया गया था। केरला 1956 में 20 और 9। आंध्र प्रदेश 11-25 1953, 1 अक्टूबर भाषा के आधार पर पहला। महाराष्ट्र गुजरात अलग कब हुआ? 1960। महाराष्ट्र कैसे कितना है इसको याद करिए। महाराष्ट्र की अगर बात कर लिया जाए तो 48 और 19, 48 लोकसभा, 19 राज्यसभा। ठीक है, गुजरात की बात की जाए तो 26-11। ठीक है, गुजरात को 26-11 से याद करेंगे, 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा। ये कितना है? 48-19। ठीक है, 48-19, 26-11, गुजरात 26-11, 48-19, 26-11, 48-19, 26-11, 48-19, 26-11। ठीक है, 48-19, 26-11, 20-9। ठीक है, 20-9, 48-19, 26-11। आंध्र प्रदेश 11-25। ठीक है, 11-25 समझ में आ रहा है? लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या जितना अधिक होगा वो लोकसभा का होगा, और मिनिमम वाला कहाँ होगा? राज्यसभा। ठीक है ना। नेक्स्ट 1960 में महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ। नागालैंड की अगर बात कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ईयर तो 1963 में। ठीक है, नागालैंड की अगर बात कर ली जाए तो कब हुआ था? 1963 में। सीटों की संख्या पूछ लिया जाएगा तो 1:1 याद रखना। लोकसभा की भी सीटों की संख्या और राज्यसभा की भी सीटों की संख्या कितना है? तो 1:1 ही होगा, 1:1। ठीक है, 1:1 ही होगा।
नेक्स्ट 1963 हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ? 1966। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। हरियाणा में अगर पूछ लिया जाए सीटों की संख्या और पंजाब में सीटों की संख्या, तो आपको जवाब देना हरियाणा में क्या है 3 और 4, ठीक है। हरियाणा में क्या है 3 और 4, और पंजाब में आपको याद रखना है 7 और 13, ठीक है। 13 और 7, 13 7 चाहिए पंजाब में, ठीक है। 13 7 चाहिए पंजाब में। हरियाणा में 3 और 4, हरियाणा में 3 और 4, हरियाणा 3 और 4। केरला 20 और 9। अब मैंने इसको बहुत अलग तरीके से ट्रिक से याद कर रखा, वो ट्रिक मैं डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, इस ओपन प्लेटफॉर्म में, मतलब सोशल मीडिया में, क्योंकि चीज़ें हर समय कुछ चीज़ों को ऐसा आपको याद करना पड़ता है, ट्रिक बनाना पड़ता है जो आपको काफ़ी दिनों तक याद रह सके, तो उसको मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। केरला आप खुद कर ले, बना लीजिएगा। देखिए ये 20-9 हो जाएगा। महाराष्ट्र हो जाएगा। गुजरात ये 1960 में, ये 56 में। महाराष्ट्र हमने बोला 48-19 भाई। गुजरात हमने बोला याद रखा है 26-11 से। उसके बाद नागालैंड 1:1, हरियाणा 3-4, ठीक है। पंजाब 13-7, 13 और 7। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 11-25, 1953, 1 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में अगर बात कर लिया जाए, बहुत ईजी है इसको याद करना, 1970 में, ठीक है। 1970 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। देखिए ये ऐसा ही नहीं, ये तो पूछेगा आपसे एग्जाम में, कोई ना कोई स्टेट का पूछेगा, बस इतना जितना लिखे हैं उतना आप कम से कम याद कर लीजिए। आप जाइए प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए जेएसएससी के, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। अभी लेटेस्ट एसएससी नहीं पेपर लिया तो यहाँ से सवाल पूछा। खैर चलिए आइए, हिमाचल प्रदेश कितना 1970, हिमाचल प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए तो कितना होगा? अच्छा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, हाँ सॉरी, हरियाणा में जो मैंने बोला सीटों की संख्या ये गलत है, हिमाचल प्रदेश वाली मैंने बताई थी। हिमाचल प्रदेश में 3 और 4 होता है, ठीक है ना, 3 बजे और 4 बजे। हाँ हिमाचल प्रदेश में 3 और 4 सीटों की संख्या है, लेकिन हरियाणा की अगर बात करी जाए तो हरियाणा में कितना है 10 और 5, ठीक है। 5 और 10 बजे के बीच की थी, ठीक है। हाँ हरियाणा में जो था 10 और 5, ठीक है। हरियाणा में जो सीटों की संख्या थी 10 और 5। 10 किसकी सीटों की संख्या होगी? तो लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 होगी। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972। ये काफ़ी इजी है, 2:1 का रेशियो चलेगा यहाँ पे 2:1 का, यहाँ भी 2:1 का, मतलब सीटों की संख्या 2 और 1 है, यहाँ भी 2 और 1 होगा, यहाँ भी 2 1, मतलब 2 राज्यसभा और 1 लोकसभा, 2 और 1 राज्यसभा। सिक्किम की बात कर लिया जाए तो 1975 मैंने बताया था, सिक्किम में जो है सीटों की संख्या 1:1 चलेगा। मिजोरम की अगर बात कर ली जाए तो मिजोरम में भी 1:1 ही चलेगा, 1986 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गोवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1987 में इनको राज्य का दर्जा दिया गया था। सीटों की संख्या 2 और 1 है, यानी कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 है। फिर छत्तीसगढ़ की जो हुई थी स्थापना 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ की कब हुई थी? 2001 1 नवंबर 2000, और 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीटों की संख्या, ठीक है, 5 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। उत्तराखंड की अगर बात कर लिया जाए 9 नवंबर 2000, तो उत्तराखंड में सीटों की संख्या क्या है? 3 और 5, 5 हो गया लोकसभा और 3 सीटों की संख्या हो गया राज्यसभा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आइए इधर 15 नवंबर 2000 झारखंड की, तो झारखंड में सीटों की संख्या आपको याद होना चाहिए 14-6 होता है, ठीक है, 14 और 6 है। 15 नवंबर 2000 में स्थापना की गई थी झारखंड की। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई। इसमें सीटों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे 17 और 7, ठीक है, 17 और 7। और फाइनली जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख जो यूटी का दर्जा दिया गया 2019 में दिया गया 31 अक्टूबर 2019। और यहाँ आप कुछ याद कर ले, देखिए तमिलनाडु का भी आप याद रखिएगा, इससे भी पूछा जाता है। 39 और 18, ठीक है, 39 किसका होगा? लोकसभा का, और 18 किसका होगा? राज्यसभा का। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश का याद रखना है 29 और 11, ये किसका होगा? लोकसभा का, और ये किसका होगा? 11 राज्यसभा का। उसके बाद आपको एक याद रखना है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की अगर बात कर ली जाए तो कर्नाटक में कितना है? 28 और 12, ये किसका है? लोकसभा, और 12 किसका? राज्यसभा, ठीक है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ये दोनों याद रखिएगा, 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है मिजोरम का, ये भी पूछता है एग्जाम में, और अरुणाचल प्रदेश का। इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कब इसका स्थापना होता है या फिर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा 20 फरवरी। ये हो गया आपको इतना यहाँ सब कुछ। अब चलिए पार्ट 2 डिस्कशन कर लेते हैं, सिटीजनशिप को देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं सिटीजनशिप से भी, ठीक है। सिटीजनशिप का यहाँ आर्टिकल मेंशन नहीं है आई थिंक, एक मिनट। तो यहाँ तक हमने देख लिया पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में हमने आर्टिकल पूरा 1 से 4 तक चीज़ें देख ली, और जितना स्टेट से आपका क्वेश्चन बनता है इस्टेब्लिशमेंट ईयर से, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह, वो भी हमने कर लिया एक जगह ही। अब पार्ट 2 में हमने डिस्कशन करनी है टोटल 5 आर्टिकल से 11, मतलब टोटल 6 आर्टिकल। ये सारे के सारे आर्टिकल किससे संबंधित होंगे? सिटीजनशिप से, यानी नागरिकता के रिगार्डिंग। अभी देखा होगा आपने कि नागरिकता के ऊपर जो बिल लाने वाले, अगर देखिए जो भी बिल आती या फिर जो भी बिल आएगी, या फिर मान ले भविष्य में कोई भी बिल आएगी, तो वो सारा जो अमेंडमेंट किया जाएगा पार्ट 2 में रखा जाएगा उस आर्टिकल को, ठीक है ना।
तो सबसे पहला तो पार्ट 2 का संबंध किससे है, तो सिटीजनशिप से, नागरिकता के रिगार्डिंग। ऐसे सवाल पूछेगा एग्जाम में कि सिटीजनशिप की चर्चा की गई है या फिर सिटीजनशिप का संबंध किस भाग से, तो भाग 2 से है। भाग 2 में कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। नेक्स्ट, अब याद रखना आपको कि भारत में कैसी नागरिकता चलती है, तो सिंगल सिटीजनशिप की प्रस्तावना है। कोई कमेंट करके बताए कि सिंगल सिटीजनशिप हमने किस कंट्री से लिया है, ठीक है। दूसरी दीप देखिए, जो भी चीज़ें होगी सिटीजनशिप, मैंने बोला था कि सिटीजनशिप के ऊपर अगर कोई भी कानून लाना है या कोई भी कानून बनाना है या कोई भी डिसीजन लेना है, ये इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका अधिकार होगा, तो संसद का, यानी कि पार्लियामेंट का, यानी कि यूनियन, यानी कि ये किस लिस्ट का सब्जेक्ट होगा, यूनियन लिस्ट का, जो हमने 7वीं अनुसूची में देखा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो ये इसका सब्जेक्ट है कौन, सिटीजनशिप, ठीक है। अब इसमें सिटीजनशिप में हमने देखनी है मेनली, देखिए अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है तो केवल 9वां और 11वां आर्टिकल ही एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इतना कर लिए तो हमको इसको कर ही लेते। एक अभी पॉइंट आप पहले ऐड ऑन करें कि नागरिकता अधिनियम यानी कि जो सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था, तो 1955 में लिया गया था, ठीक। चलिए, क्या डर के ख़त्म करना यार, अच्छे से ही ख़त्म करना नागरिकता को। तो ये समझ में आ गया, नागरिकता को हमने क्या दिखाया, कहाँ से हमने, अच्छा सबसे पहले ये बताइए हमने सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया, नहीं बता पाए, चलिए ब्रिटेन से लिया, हमने बता रखा था पहले। दूसरी बात, इस पर जो भी कानून बनाने का अधिकार किसका, संसद का हो। ये कौन से लिस्ट में आएगा, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट में, तो यूनियन लिस्ट बोलेंगे आप, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल इस कौन से भाग में है, तो भाग 2 में आएगा। कितने आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से 11। किन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान किया जाएगा, ये सारी चर्चा आर्टिकल 5 से 11 में की गई है। सिटीजनशिप एक्ट अभी मैंने बताया कब आया था, 1955 में आया था, ठीक है। कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। कौन सा भाग में, 2 में, आर्टिकल 5 से 11। चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 हमने देख लिया, 4 हमने नहीं चर्चा किया, इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम लोग आर्टिकल 5 देखते हैं, ये भी देखिए मेनली आपका सिटीजनशिप से आर्टिकल 6 आपको याद रखना है। आर्टिकल 8 भी याद रख ले तो ठीक है, नहीं भी रखे तो भी अच्छी बात है, लेकिन 10वां 11वां याद होना चाहिए और आपका 9वां याद होना चाहिए। क्या है देख लेते हैं। आर्टिकल 5 में बोला गया है कि संविधान जब लागू होने के समय, ठीक है, संविधान जब लागू हुआ था उस समय नागरिकता प्राप्त करने की क्या शर्त होगी, इसकी जानकारी आपको आर्टिकल 5 से मिलती है, ठीक है। यानी कि सिटीजन एट द कमेंसमेंट, ठीक है, सिटीजन एट द कमेंसमेंट। आर्टिकल 6 मतलब कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो नागरिकता देने का जो प्रावधान है, कैसे क्या शर्त रखी गई है, वो सब कुछ आर्टिकल 5 आपको बताती है। आर्टिकल 6 में क्या है कि जो पाकिस्तान से आए लोगों को, ठीक है, नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो जो लोग उस समय पाकिस्तान से भारत आके मतलब बोले कि हमको भारत में ही रहना है, तो भाई उसके लिए जो नागरिकता प्रावधान रखा गया था, कहाँ चर्चा की गई, आर्टिकल 6 में, ठीक है। पर्सन हु माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ये आपके एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा आर्टिकल आपको बताता है, तो आर्टिकल 6 बताता है। आर्टिकल 7 में इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भारतीय नागरिक इंडिया से पाकिस्तान गया हो, ठीक है, और पाकिस्तान से फिर वापस भारत आया, तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी, किस तहत दी जाएगी, वो सारी चर्चा आर्टिकल 7 के तहत बताया गया कि आपको आर्टिकल 7 के तहत आपको, आर्टिकल 7 बोलता है कि आपको तब जाकर भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर आप पाकिस्तान से भारत आए हो तो आपको आर्टिकल 6 के तहत दी जाएगी। और जब संविधान लागू हुआ तो उस समय क्या शर्तें हैं नागरिकता प्रदान करने की, आर्टिकल 5 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 8 मतलब हो गया कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति के नागरिकता की बात करता हूं। देखिए आपने हमेशा सुना होगा पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की। इसमें हुआ क्या, एग्जांपल से समझ लिए कि जैसे कि मैं अभिषेक कुमार, मैं अमेरिका में हुआ हूँ जन्म, मेरा जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन हमारे जो गार्जियन हो गया, फादर मदर या फिर कोई भी ग्रैंड फादर हो गया, ग्रैंड मदर हो गए, इनका संबंध, ये अगर इनका जन्म, ठीक है, अगर भारत में हुआ है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति का जन्म, जैसे कि मेरा अगर जन्म दूसरे देश में हुआ और उस दूसरे देश की नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन अगर मेरे फादर मदर या फिर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर दोनों या कोई दोनों में से कोई भी, अगर एक भी अगर क्या होंगे अगर वो भारतीय होंगे, तो मुझे क्या है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या हो जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमें कभी भी वोटिंग करने का अधिकार भारत में या ना ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल की तरह जैसे कि सुनीता विलियम्स का आपने नाम सुना होगा, जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ, लेकिन अमेरिका की नागरिक तो है वो, लेकिन उनके पिताजी कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले, तो वो क्या होंगे, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है भाई, इतना नहीं समझना है, सिंपल सी बात है। ये हो गया आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 की बात किया गया जाए तो पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन, ठीक है ना। आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी, अगर आप किसी भी कंट्री की आप सिटीजनशिप ले लेते हो तो भाई फिर आपकी जो भारत की नागरिकता क्या होगी, आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे, ठीक। तो सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट भी है आपका आर्टिकल 9। नेक्स्ट आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या बोला गया है कि नागरिकता, अच्छा एक आपको होता है एनआरआई के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना।
नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ये क्या होता है कि देखिए एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है पूरा 1 फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक जो वित्त वर्ष के अंदर अगर 182 दिन से ज़्यादा अगर आप दूसरे देश में रहते हो तो आप NRI के रूप में काउंट होंगे। लेकिन इसमें ये खासियत है कि आपको वोट देने का अधिकार होगा और आपको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार होगा। एक आम जनता को जो भी अधिकार मिलते हैं वो सारे अधिकार आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया NRI की बात, क्लियर है। तो ये आपका आर्टिकल 9 हो गया, यानी कि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेता है, ठीक है, जैसे कि अगर आपने किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता ले ली तो अब आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना, ठीक है। आर्टिकल 11 आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता भी दिया कि, लेकिन ये आर्टिकल 11 ऐसा बोला क्या, जो मैंने कहा कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक रेगुलेशन ऑन मैटर ऑफ सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी अगर रेगुलेशन लाना है, कोई भी एक्ट बनाना है तो फुल पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के ऊपर। भाई ये याद रखे। अब ये मैं हमेशा बोलते रहता था कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा आर्टिकल, देखिए सिटीजनशिप की 5, 6, 7, 8, 9 को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को ही। टोटल 15 आर्टिकल्स लागू किए गए थे। 26 जनवरी 1950 को सभी आर्टिकल लागू हुए, हमने कई बार कह दिया है। तो ये पूरा हो गया। देखिए अभी जो है काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटे से ऊपर लेक्चर बन गई है, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे में जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रेश टॉपिक भी होगा, अच्छा होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए सिटीजनशिप का काफ़ी डिटेल ये मैंने कंटेंट ले लिया था, कैसे लेनी है नहीं लेनी है, 5 वर्ष क्या चाहिए। तो देखिए अब हमने अगले वीडियो में क्या करना है हमें, देखिए हम लोग आर्टिकल 12 से चलेंगे, पार्ट 3 से डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल राइट 35, उसके बाद हम लोग 36 से 51 खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर जो प्रोसेस चलेगा उसको तहत खत्म करते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आज की चीज़ें समझ में आ गई होगी, आई होप चीज़ें भी याद हो गई होगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।